हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे एग्जाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मतलब कई बार जो एग्जाम में आ चुके हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और रेलवे एग्जाम की पीवाईक्यू की इस सीरीज में हम 2000 प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो ये वीडियो आपके रहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको YouTube चैनल पर मिल जाएगी। जो साथी YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य राजवंश है। देखिए, इससे पहले हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने 51 से लिखा है और यहाँ पर हम कितने 2000 प्लस क्वेश्चन इस सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर दे दी जाएगी, तो वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का पुरुष सूक्त मूल रूप से उल्लिखित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? राइट आंसर घनानंद। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। अग्नि का प्रयोग कब करना प्रारंभ किया था? प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। और अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे? कौन से सुकर्णो राष्ट्रपति का नाम है? सुकर्णो। और 1950 में जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, उसमें जो पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे वो कौन से देश के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है। इसको आप लोग स्टार मार्क करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक या रेगुलेटर कह सकते हैं कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी साथी नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? देखिए, व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इंपोर्ट ड्यूटी। मान लीजिए कोई भी विदेशी सामान अगर भारत में आ रहा है तो उसके लिए उसमें क्या लगेगा? उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, जिससे जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, व्यापार घाटा है वो कम हो जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। किसके? सम्राट अशोक के। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या तो आप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो साथी चैनल पर नए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पोर्शन आपका बहुत कमजोर है, तो उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पीडीएफ कोर्स, जो सटीक कंटेंट के साथ बनाया गया है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट की, जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या स्टैटिक जीके, तो इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी और बहुत ही सटीक कंटेंट के साथ मिलेगी, जो आपको केवल 199 रुपए में मिलने वाली है। यदि आप इस कोर्स को अभी परचेज करते हैं तो इसमें आपको 50 रुपए की छूट मिल जाएगी और यह कोर्स आपको 149 रुपए में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सभी पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन है, मतलब पीवाईक्यू आधारित पर जितने भी नोट्स बने हुए हैं सारे नोट्स पीवाईक्यू आधारित हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जिस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसी के बेस पर नोट्स तैयार किए गए हैं। और ये कोर्स आपको हमारे एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या सैंपल के लिए आप टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। साथ में दिए
गए नंबर पर व्हाट्सएप और दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या होती है? निश्चित अनुपात में धातुओं का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये क्या कहलाता है? एलॉय यानी मिश्र धातु कहलाता है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो भारत के संविधान में आपको देखा होगा अगर भारत का संविधान, तो फेडरल शब्द का प्रयोग तो आपको कहीं नहीं, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। किसका? फेडरल शब्द का प्रयोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है? कौन सी नदी की बात हो रही है? लोहित नदी। और लोहित नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? कौन सी जो अक्षांशीय रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एस नायपॉल। बी एस नायपॉल द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? और यह प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 355 में। और वहीं अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में दिया गया है इंडियन की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं है? राइट आंसर क्या है? ग्रामीण बैंकिंग की जो संस्थागत संरचना का हिस्सा कौन सा नहीं होता है? साहूकार। जो पहले हुआ करते थे मनी लेंडर वगैरह, जो साहूकार हुआ करते थे, अब वो ग्रामीण बैंकिंग की संस्थागत जो संरचना है उसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में कौन गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम है जो वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर चोल राजवंश का शासन था? किस राजवंश की बात हो रही है यहाँ पर? चोल राजवंश की बात हो रही है। और आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो चोल राजवंश है जो वो दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी हिस्से पर क्या है इनका शासन रहता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में इनका राजवंश का शासन रहता था, चोल वंश के राजवंश का। अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों का सबसे आवश्यक कार्य क्या होता है? जो उद्यमी होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनका जो सबसे आवश्यक कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना, रिस्क बियरिंग, यानी जोखिम वहन करना उनका सबसे आवश्यक कार्य होता है। जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे आवश्यक कार्य क्या है? मोस्ट इसेंशियल फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो रिस्क बियरिंग। और एक बार पुनः आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको हमारे इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और जितनी भी क्लास हमारे यूट्यूब पर रहती हैं, जो कि जितनी भी क्लास रहने वाली हैं या फिर आगे रहेंगी या फिर जो भी रह चुकी हैं, और अगर आपको उन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। डे बाय डे के हिसाब से जितनी भी क्लास रहती हैं उस क्लास के लिंक के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। जैसे यूट्यूब की लिंक रहेगी, फिर उसके बाद में पीडीएफ रहेगी, तो सभी चीजें आपको वहां पर चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज का जो प्रमुख घटक है वो कौन सा होता है? कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति ये सेलुलोज का प्रमुख घटक माना जाता है। क्वेश्चन दिया गया है,
रसायन शास्त्र में यानी केमिस्ट्री में साबुन जो है वो कौन सा लवण होता है? तो ये एक प्रकार का फैटी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फैटी एसिड होता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायरेक्टली एसएससी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में आया है और अभी जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन और एवं वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख व्यवस्था थी या विशेषता थी वो वहां का आर्किटेक्चर था और टाउन प्लानिंग। जो वहां की टाउन प्लानिंग थी ना वो बहुत ही बेहतर तरीके से थी। ग्रिड सिस्टम में उनकी टाउन प्लानिंग की गई थी। एक तरीके से उनकी जो जितनी भी रोड थी, स्ट्रीट थी, वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती थी और बहुत बहुत ही अच्छा यानी कह सकते हैं उत्तम व्यवस्था थी वहां की ड्रेनेज सिस्टम में। जो वहां की नालियां थी वो बहुत ही अच्छी प्रकार की थी क्योंकि उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था जो आज के समय में आपको वो ड्रेनेज सिस्टम देखने को शायद नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है, यकृत यानी लीवर भविष्य के लिए भंडारित रहता है। भविष्य के लिए भंडारित कहाँ रहता है? विटामिन ए में। सॉरी, भविष्य के लिए भंडारित रहता है मतलब किसको भंडारित करता है? विटामिन ए को भंडारित करता है। पूछा जाए कि विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है तो ये भंडारित होता है लीवर में। लीवर में विटामिन ए रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज और पूछ ली जाती है, यहाँ से विटामिन के बारे में पूछ लिया जाता है कि विटामिन के क्या क्या नाम होते हैं और विटामिन के मतलब जो उनके रासायनिक नाम होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को क्या पता है कि विटामिन के क्या नाम होते हैं, रासायनिक नाम? तो ये वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, इसमें आपको सभी विटामिन के केमिकल नेम पता चल जाएंगे। जैसे कि फिलहाल में मैं यहाँ पर एक दो के विटामिन नाम बता देता हूँ विटामिन के। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का क्या नाम होता है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल। अगर पूछा जाए कि विटामिन ए का फार्मूला क्या होता है? विटामिन ए का फार्मूला होता है C20H30O। ये विटामिन ए का फार्मूला होता है। विटामिन डी का क्या नाम होता है? विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का फार्मूला पूछा जाए तो C27H44O, ये विटामिन डी का फार्मूला होता है। इसी प्रकार से विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम होता है फिलोक्विनोन और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी1 का नाम होता है थायमिन, विटामिन बी2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन और विटामिन बी3 का नाम होता है नियासिन और विटामिन बी6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसके बाद विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड और विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन विटामिन बी12 का नाम होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। रासायनिक नाम बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अक्सर कर विटामिन से एक क्वेश्चन आता है और जल्द ही आपको इसका एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें सभी विटामिन के नाम, रासायनिक नाम, उनके फार्मूला और उनसे संबंधित जो डिजीजेस होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में एमसीक्यूज भी आपको कवर कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम में जो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद अभी भी यह कितने प्रतिशत दर से बढ़ रही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.7% दर से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था? राइट आंसर कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है मतलब बाइल जो है वो कहां से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि संसद संविधान की किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती है? मतलब संसद यहाँ पर अपनी मूल संरचना को बदलने की बात नहीं कर रहा है बल्कि संविधान की किसी भी मूल संरचना को, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है, बाकी कोई भी पार्ट में संशोधन कर सकता है। जैसे कि
जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किसमें होता है, जो प्रियम्बल हो गया या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर आते हैं। फिलहाल में आप याद रखिए प्रियम्बल, एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रियम्बल है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और प्रियम्बल क्या है, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। देखिए संशोधन इसमें भी हो सकता है लेकिन उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होगा। कैसा चाहिए होगा, स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत चाहिए है। तो ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें मूल संरचना को बदलने की बात नहीं की गई। तो जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब हुआ था, 1973 में हुआ था, याद रखिए। और इसके लिए 24 अप्रैल 1973 को ये केस होता है, 24 अप्रैल 1973 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा 24 अप्रैल। ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। सॉरी, 24 अप्रैल 1974 याद करिए, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ये जो केशवानंद भारती केस 1973 का है, इसका जो अंतिम फैसला है वो कब आया था, 24 अप्रैल 1974 को। और इसने लास्ट ईयर यानी 2024 में अपने 50वीं वर्षगांठ बनाई है। केशवानंद भारती मामला का जो फैसला था उसके सुनवाई के जो फैसले को 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो ये बहुत ही जरूरी है, याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख प्रमुख बंदरगाह था। और अगर बात की जाए लोथल किस राज्य में पड़ता है, तो ये गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। कहां पर, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में एक जगह और है, धौलावीरा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, जो कि बहुत जरूरी है। गुजरात में दो स्थल आपको याद करने होंगे, एक तो लोथल हो गया, एक धौलावीरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो कलिंग का युद्ध था। कलिंग के युद्ध के बाद में क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद में आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट में बताना है। तो कब हुआ था कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किनके किनके बीच में लड़ी गई थी, मराठा और अफगान के बीच में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1942 में। और 1942 में ही क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है। कौन सा मिशन आता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इन्होंने किया था धन निकासी सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352 से 360 तक भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, अगर पूछा जाए कि बुलाता कौन है, तो क्या होगा, बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट बुलाता है लेकिन अध्यक्षता अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करता है। अगर बाई चांस लोकसभा स्पीकर ना हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होगा वो उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। और बाई चांस अगर दोनों लोग ही ना हो, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, तो कौन करेगा, तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर। स्पीकर नहीं होगा राज्यसभा का, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा का हिस्सा ही नहीं होता है। तो जो राज्यसभा या लोकसभा का हिस्सा होता है वही इसकी अध्यक्षता कर सकता है संयुक्त सेशन की। तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर उपलब्ध नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन अच्छा लिया कहां से गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। और ये अनुच्छेद 368 में इसके बारे में कहा गया है। अगर भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा होगा, संविधान का भाग नंबर 20 होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है,
भारत का राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहता है। मतलब जब तक भारत के राष्ट्रपति का मन होगा तब तक राज्यपाल को रख सकता है, वरना कह देगा भाई अब तेरा नहीं हो सकता। तो राज्यपाल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका टेन्योर एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल है। और बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कमेंट में छाप दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये आप लोग बताइए कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस सागर में मिलती है? कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। और जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर बना हुआ है? सारावती नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी? शरावती नदी पर बना हुआ है। कौन सा? जोग जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्यों, कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। तंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और अंत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इसे अंत किया था, इसका अंत किया था, मतलब ये बनाकर पूर्ण किया था। इसके बाद में एक और हुए थे, तुगलक वंश के शासक हुए थे, और नाम बताना है कि वो कौन से तुगलक वंश के शासक हुए थे जिन्होंने जो कुतुब मीनार है उसकी एक मंजिल का निर्माण कराया था। आप लोग कमेंट बताइए कौन से तुगलक वंश है, तुगलक वंश का कौन सा शासक है जिसने क्या कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण, जो कुतुब मीनार में एक मंजिल का निर्माण कराया था, ऊपरी मंजिल का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इसके मेन लीडर थे। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या हैं? राजनैतिक गुरु हैं, यानी पॉलिटिकल लीडर हैं महात्मा गांधी के। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। अकबर ने क्या किया था? दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और आपको याद रखना होगा कि दीन इलाही धर्म में, जो दीन इलाही धर्म है, इसमें शामिल होने वाला केवल एकमात्र हिंदू था। वो कौन था? बीरबल। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जो दीन इलाही धर्म में शामिल हुए थे। उनकी जो मंत्रिपरिषद या सभा थी उसमें शामिल होने वाले एकमात्र हिंदू थे। आज की सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही अगले शानदार सेशन में मिलेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।